सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। जो हस्तांतरण कर रहे हैं उन्होंने चॉइस भी बता दिया कि हम इसको सत्ता में देंगे। सारी प्रक्रिया तैयार कर ली गई, लेकिन मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं कि गांधी जी ने अपने भरोसे के आदमी को बिठाया, उनकी देखरेख में चुनाव कराया, लेकिन डिब्बा खुला तो 2 वोट नोटा को पड़े। आज की भाषा में 1 वोट पट्टाभी को मिला और 12 वोट सरदार पटेल को मिले। ये लिखित इतिहास है, सब कुछ अवेलेबल है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इच्छा जता दी थी कि देश की बागडोर वो किसे देना चाहते हैं। गांधी जी ने अपने कद का इस्तेमाल किया और गांधी जी 15 बार लगाइए ताकि कोई अपमान न समझे उनका। गांधी जी ने कहा कि ये तो मेरी हार है, और ये गांधी ने पहली बार नहीं किया था। गांधी इस फार्मूले को टेस्ट कर चुके थे। 1939 में पट्टाभी सीतारमन और आपके इसी धरती के आसपास के बंगाल के रहने वाले सुभाष चंद्र बोस के लिए भी चुनाव हुआ था, और जब पट्टाभी हार गए तो गांधी ने कहा पट्टाभी की हार मेरी हार है। एक कद्दावर आदमी था सुभाष चंद्र बोस, वो किसी की चमचागिरी से नहीं जानते थे। उन्होंने 1 सेकंड में गांधी को इस्तीफा दिया और चले गए। वहीं से उनका रास्ता बदल गया था। और ये चाटुकारिता से झूठा, जिस आदमी को 1 वोट नहीं मिला उसको अध्यक्ष बनाया और देश का पहला प्रधानमंत्री इलेक्शन हैक करके बेईमानी से प्रधानमंत्री बना। ये हमारी जड़ है। इसलिए इन चीजों को नहीं जानेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप इनको भूल जाओ। जो लोग अपने इतिहास को, अपनी आस्थाओं को, परंपराओं को भूल जाते हैं, इतिहास भी उन्हें भूल जाता है। ये इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि 15 नंबर आएंगे, 16 नंबर आएंगे और पास हो जाएंगे। इतिहास बार बार ये दोहराता है कि जो आपके पूर्वजों ने गलती हुई है वो गलती कम से कम हम न दोहराएं। लेकिन हम कहाँ पढ़ने वाले लोग हैं। इतिहास तो रोमिला थापर लिख रही हैं, जो 29 साल की उम्र में इंग्लैंड जाती हैं। खुद ही कह रही है कि मैं इंग्लैंड गई थी अंग्रेजों से पूछने से कि भारत कैसा है। अद्भुत अद्भुत जोकर लोग हैं हमारे यहाँ। एक साहब की किताब है, लोग नहीं जानते हैं, आपको जानना जरूरी है, युवाओं को जानना जरूरी है। इतिहासकार है, मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ गया हूं वहां प्रोफेसर है, जीवित है। कैसी सरकारें हैं, कैसा देश चल रहा है, किनको चुन रहे हैं, फिर गाली आप किसी और को दे रहे हैं। आपके बच्चे का कसूर नहीं है, आपकी बेटी का कसूर नहीं है, आपका कसूर है कि जब आपको तय करना था तो ना आपने लीडर तय किया, ना वोट आपने सही जगह। आज भी IAS का जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, जो बेटी IAS का एग्जाम देने जाते हैं, तैयारी करते हैं, उनको ये पता ही नहीं है बेचारों को कि मॉडर्न हिस्ट्री की किताब जिस विश्वविद्यालय से है वहां के एक आदमी इस देश के राष्ट्रपति भी रहे और एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, एक किताब लिखी गई है मॉडर्न हिस्ट्री में, और ये प्रेस्क्राइब कर दी गई है कि यही किताब मॉडर्न हिस्ट्री में IAS के पेपर में अगर कोई मॉडर्न हिस्ट्री लेगा तो ये पर्टिकुलर किताब ही उसको पढ़नी है। अब उस किताब में क्या लिखा हुआ है? आज महाराष्ट्र में बड़ा बवाल है, बड़ा हंगामा हो रहा है। मुझे ऐसे हंगामे बड़े कृत्रिम लगते हैं। 2025 के उसमें ये नौटंकी नहीं हो गया, आप शिवाजी की जान दे देंगे, शिवाजी को वो कर देंगे। नौटंकी मत करो यार, जमीन पे बात करो। मूर्ति लगाने से शिवाजी जिंदा नहीं होंगे। शिवाजी के वंशज चाटुकार हो गए, दलाल हो गए शिवाजी के। उस किताब में लिखा हुआ है, जो मॉडर्न हिस्ट्री की किताब जो आज की IAS के बच्चे को पढ़नी है, उसमें लिखा हुआ है शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। He was a mountain rat। आप अपने बच्चे को शिवाजी की कहानियां सुना रहे हो, IAS के एग्जाम में बैठेगा, उसको यही लिखना है। वो किताब नहीं बदली, वो लाइन नहीं बदली आज तक। आपका बेटा बहुत शिवाजी का मानने वाला होगा, लेकिन अगर IAS का एग्जाम देना होगा तो उसे यही लिखना होगा। किसकी गलती है? कौन बदलेगा? उन्होंने तो सब कुछ बदल दिया। आप एक लाइन नहीं हटा पा रहे, कूड़े के डिब्बे में फेंके प्रोफेसर इरफान हबीब की लिखी किताब। तो हमारी नई जनरेशन कंफ्यूज नहीं होगी तो क्या होगी? क्योंकि हम तो बात ही नहीं कर रहे, उसको बता ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ लिखा लिखा बता रहे हैं। उसके बाद में नेहरू अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष बनते ही जो पहला काम हुआ कि 16 अगस्त 1946 को इस देश में घटना घटी। आपके शत्रु को पता था, वो वॉच कर रहे थे आराम से, उनके पास क्या करना है, कैसे करना है, उसकी तैयारी थी। आप लगे हुए थे वो भजन गाने में,
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जो बेईमानी आपने उसमें की है। 16 अगस्त 1946 को नेहरू जब प्रधानमंत्री बन गए, अध्यक्ष बन गए, ये तय हो गया कि वो प्रधानमंत्री होंगे, तब ये लगा कि अब तो हाथ से बाजी चली जाएगी और ऐसा न हो कि पाकिस्तान कैसे बनेगा। तो मुस्लिम लीग के सबसे बड़े लीडर हुसैन शहीद सोहरावर्दी बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। वो ये जानते थे कि हाथ से बाजी निकल रही है, तो बंगाल में डायरेक्ट एक्शन हुआ और उसमें हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। और गांधी जी जब तक कत्लेआम हो रहा था तब तक नहीं कुछ बोले, न वो कहे, क्योंकि वो तो बार बार यही कह रहे थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, लाश पे बनेगा, लेकिन लाश हुई नहीं, हुई बन तो गया। तो वो यहाँ आए थे कैलकटा के अंदर, और कैलकटा के अंदर एक बहादुर आदमी, वो किसी संगठन का नहीं था, उसको लगा कि ये अन्याय हुआ है। उस गोपाल मुखर्जी ने कई सारे मुसलमानों को मारा, तो गांधी जी उसके सामने बीन बजाने के लिए बैठ गए। उसने साफ साफ कहा, सब लिखा हुआ है, उसने कहा गांधी जी, जब ये पानी अक्सर लोग मुझे मंच पे देते हैं और मैं इसलिए नहीं पीता कि आप लोग कहेंगे पानी पी के दे रहा है, पानी नहीं पीना, इकट्ठा पीना। तो सोचिए कि उस गोपाल मुखर्जी ने जब मारना शुरू किया तो गांधी उससे कहते तुम अपना हथियार डाल दो, तो उसके शब्द है कि गांधी, जब हिंदू बहन बेटियों का चौराहे चौराहे रेप हो रहा था तब आप नहीं आए थे, उसने हथियार नहीं डाले, हथियार लेके चला। आपके हीरो ये होने चाहिए थे, पता होना चाहिए, हम उनकी भी चर्चा नहीं। लेकिन सवाल ये है सबसे बड़ा कि 2 सितंबर को जो ये बताते हैं ना, ये कि वो आरएसएस जो है अंग्रेजों से मिली हुई थी, आरएसएस ये है, गाली देने के लिए मैं किसी के फेवर में नहीं। अगर कोई बात गलत करे तथ्यों पे कोई, आप आरएसएस को गाली दे रहे हैं, आरएसएस ये थी, आजादी की लड़ाई कहां लड़ी थी, ये तो अंग्रेजों के गुलाम थे, ये तुम बता रहे हो, क्योंकि आपको अपना ओरिजिनल आर्गुमेंट पता ही नहीं है, इसलिए वो बेचारे जवाब ही नहीं देते। मेरा कहना है जवाब तो दो, लॉजिक पे दो, किसी से कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी बात पे, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट अगर बात होगी तो अगर उनका स्वयंसेवक नहीं जानता तो उसको बताओ कि तुम जिस आरएसएस के ऊपर हजारों सवाल सुबह शाम करते हो, ये सवाल तो पूछो उनसे कि भाई ये बताओ कि हम तो अंग्रेजों के चापलूस थे, हमें ये किया, हमने, तुमने सारे आरोप लगा दिए, लेकिन ये बताओ कि 2 सितंबर 1946 अंग्रेजों के सामने 2 सितंबर 46 को नेहरू जी ने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली। 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी को एक अंग्रेज अफसर लॉर्ड बॉबिल ने यूनियन जैक के प्रति अपनी निष्ठा और आस्था प्रकट करते हुए, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए किस संविधान की शपथ ली और किसके प्रति आपने आस्था प्रकट की, और वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 2 सितंबर 1946, ये सब रिकॉर्ड पर है। लेकिन एक लाइन इसमें मैंने और जोड़ी है, ये सब आप लोगों की जानकारी के लिए है। आप सोचो कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हो गई और 11 अगस्त 1947 को क्या हुआ? अभी लाखों लाशें, 10 साढ़े 10 लाख लोगों की लाशें सड़कों पे पड़ी हुई हैं, रेलों में पड़ी हुई हैं, संसद है नहीं, चुनाव हुआ नहीं है, एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। ऐसी स्थिति में जरा थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि सरकार के सामने क्या महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। दिल्ली में शपथ लेते वक्त जहां जहां लाशें पड़ी थी वहां सफेद चादर की कैनोपी लगा दी थी और चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दी थी, क्योंकि लाशें दिख रही थी। 11 अप्रैल 1947 लोग, अभी लाशें उठी नहीं थी सड़कों पे,
कौन वो लोग थे जिनके एजेंडे के तहत ये बहुत सारे लोग जो टेलीविजन डिबेट पे जाते हैं उनको पता होना चाहिए। 11 अप्रैल 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर पहला बिल क्या आया? कैन यू बिलीव दैट? यानी देश की एक तरफ ये स्थिति है, 11 अप्रैल 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, न सरकार है, न मतदान है, न संसद है, न चुनाव है, सब कुछ टेम्परेरी है। लेकिन ऐसा बिल आया जिसे मैं बार बार सोचता हूं कि यार इसमें कोई बोला नहीं। वो बिल आया हिंदू कोड बिल। ऐसा लग रहा था कि देश के सामने हिंदू कोड बिल लाना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हो जाए। ये लाए वो इस हालात में थे, उनको मालूम था कि लोग अभी इस सफरिंग में है, इसमें हिंदू कोड बिल पास कर। मुस्लिम कोड बिल क्यों नहीं आया? और हिंदू कोड बिल में ऐसा क्या सुधार करना था जिसके लिए इतनी अर्जेंसी थी? तब तक तो ना चुनाव हुए थे, ना पार्टियां थी, ना किसी के विचार थे। कुछ 20-50 लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, सिर्फ उन्हीं का विचार उठा के आप हिंदू कोड बिल लेके आए। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कुछ कुछ चीजें सुधर सकती हैं अगर आप तैयार हैं। मैंने इसीलिए सबसे बार बार कहता हूँ, आप किस जाति के हैं, मैं आज भी मानता हूँ ये जाति जो आपका सरनेम है ये आपकी पर्सनल पहचान है, और जब तक घर के दरवाजे के अंदर है तभी तक ये आपकी पहचान है। जब घर की दीवार या देहरी पार कर ले और सड़क पे निकल के आए तो अपनी पहचान सिर्फ सनातनी मान के लोगों से नहीं होगा। आप 5 साल में दुनिया की बातें करते हैं, हर जाति हर सेक्शन की अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग रोना है सबका है। इतना लंबा डीएनए टेस्ट करते हो अपनी बेटी के लिए बर्थ ढूंढने का यार, इतने एंगल से उसके बारे में पता करते हो, यहाँ से पता, वहां से पता, यहाँ से पता, और दिन भर नारे लगाते हो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, भारत को ये कर दो। भाई मेरे, घोषणा करने से कुछ नहीं होता था, घोषित जो चीजें वही आप क्या कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता क्या है, ये आपसे पूछ रहा हूं। 84 करोड़ लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, और जो इस देश में 22% है उन्होंने इस्लामिक स्टेट बना दिया। अब 5 साल के अंदर एक साल 30 सेकंड का वोट देना होता है। 5 साल का एक दिन के 24 घंटे, 24 घंटे का 1 घंटा, 1 घंटे की 1 मिनट, 1 मिनट के 30 सेकंड। 5 साल में 30 सेकंड के लिए सनातनी होकर वोट दो तो भी कुछ हो जाएगा, वो भी नहीं हो गया। मत सोचो कि क्या हो गया, हमारा ये कम हुआ कि दाल महंगाई, ये जीवन के हिस्से हैं, आज दाल महंगी है, सब्जी महंगी, ये सब चलता रहेगा। राष्ट्रों का इतिहास महंगाई से, इन सड़कों के होने से, एयरवेज के होने से, फ्लाइटों के चलने से राष्ट्र नहीं बचता है। राष्ट्र अलग है और देश अलग है, दोनों का फर्क समझने की कोशिश कीजिए। जो आप मिक्सिंग कर रहे हैं, आपका एक भी मंदिर सुरक्षित नहीं है, आपके एक मंदिर पर सरकार का कब्जा है। आप दुनिया की मांगे करते हैं, एक मांग करिए जिसका युद्ध कई लोग इस देश में लड़ रहे हैं, सिर्फ इतनी ही मांग करिए। आपका लोकल लीडर हो, आपका एमपी हो, कहिए सब कुछ ठीक है लेकिन ये कर दो। ये करने से आपकी ताकत इतनी होगी कि आपके अपने समाज में इस 84 करोड़ सनातनी में वो दलित है या ब्राह्मण है, मुझे इसमें इंटरेस्ट। मेरा अपना कैलकुलेशन है, एक भी बच्चा किस जाति का है, देश के किस कोने का है, वो सनातनी बिना स्कॉलरशिप के नहीं रहेगा। सिर्फ एक काम करना है, इसको घर घर पहुंचाओ। अभी चुनाव फिर आएंगे, फिर आप वोट देंगे, वोट मांगने आएंगे। भारत 1976 में सेकुलर हो गया है। अगर भारत सेकुलर हो गया तो इसका मतलब है, और सेकुलर स्टेट होती है, आदमी नहीं होता है। और अगर सेकुलर हो गया है तो उनका कहना है कि भारत के संविधान के तहत सब बराबर हैं, वो सुबह से शाम तक हमें समझाते हैं। तो हमारे हिंदू नेताओं को, उन लोगों को जो इस सिविलाइजेशन की लड़ाई में शामिल है, जीत के जाते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, विधानसभाओं में बोलते हैं, उनको एक ही मुद्दा उठाना चाहिए। और इस मुद्दे के पास होने के बाद मेरा दावा है 100 साल नहीं लगते हैं। मुद्दे को जिस दिन भी आपने उठा के पास करा लिया, लेकिन उसके लिए यहां से ईमानदारी चाहिए। ये बेईमानी से काम नहीं चलेगा।
कि ये मेरा अपना है, ये बेईमानी कर रहा है इसलिए इसको छोड़ दो, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ बेईमानी है तो फिर इस मुद्दे को मत उठाइए, और यहाँ बेईमानी नहीं है तो सिर्फ एक ही मुद्दा बनाइए कि जब भारत सेकुलर है, सब बराबर है, तो फिर मज़ारों से, गुरुद्वारों से, चर्चों पर उस चर्च को मानने वाले, गुरुद्वारों को मानने वाले, उन मज़ारों को मानने वालों की आस्थाएं जब होती हैं तो वो उस मज़ार के ऊपर कुछ पैसा चढ़ाते हैं, कुछ गुरुद्वारों पर पैसा चढ़ाते हैं, कुछ चर्चों पर पैसा चढ़ाते हैं। सरकार उनके उस पैसे को टच नहीं करती, और अगर सब बराबर हैं तो भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों पर से जो पैसा चढ़ता है वो सरकार क्यों लेके जाती है? ये पैसा तो मेरे समाज का है, इसलिए हम बोलते नहीं। मैंने वही कहा, जो पंडित जी हैं, जो मंदिर में बैठा है वो दलित है, ठाकुर है, उसकी जाति में नहीं जा रहा, जो मंदिर का पुजारी है वो मेरे लिए पंडित है। उन्होंने इस मुद्दे को समाज तक पहुंचाना इसलिए चाल लिखा कि माँ बहन बेटियां सब मंदिर जाती हैं, वो एक ही काम करते, बेटा इस मंदिर में ये है, प्रसाद चढ़ाओ चढ़ाओ, साथ में ये भी कहते, बेटा यहाँ जो पैसा और सोने की अंगूठी और ये माला और ये हार जो तुम चढ़ा रही हो, ये मंदिर के काम नहीं आएगा, मेरे काम नहीं आएगा, सरकार ले जाएगी, इसे मत चढ़ाओ। ये उनको कहना चाहिए था, उन्होंने नहीं कहा। आज की डेट में एक पढ़ा लिखा लड़का ईमानदार होगा, बेहतरीन इंसान है, हमारी कोई रोज़ मुलाकात नहीं होती, महीनों में कभी हुई होगी, पिछले 1 साल से तो मिला नहीं हूँ, और वो उस तरीके से, जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा आप ये काम करें, मेरा काम है कि मैं इस समाज में जब भी जहाँ जाता हूँ कुछ मुद्दों को रिपीट करता हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग लोग हैं, सोशल मीडिया से फिर भी बात जाती है। मेरा एक ही आपसे कहना है, ये जो मंदिरों पे पैसा चढ़ रहा है उसमें 3-4 मंदिरों का आपके सामने फिगर रखता हूं, आप डर जाओ। राजस्थान में एक मंदिर है नाथद्वारा, उस नाथद्वारे मंदिर के ऊपर, और हम कोई चीज कहीं सुन ली थी नहीं, हमने राजस्थान की विधानसभा में अपने किसी परिचित से ये सवाल उठवाया कि ये पता करो, सरकार से पूछो कि नाथद्वारा मंदिर में कितना चढ़ावा आता है साल में। उस बेटी ने 2 सवाल पूछे कि कितना पैसा आता है और इस पैसे का क्या होता है। ये ध्यान रखिए कि विधानसभा में जो सवाल पूछा जाता है उसकी रिटन रिप्लाई होती है, अगर वो रिप्लाई गलत है तो केस हो जाएगा, उसकी वैल्यू इतनी होती है। ये नहीं कह सकते कि नहीं वो भूल पे चला गया। नाथद्वारा मंदिर अकेला 83 करोड़ रुपया सालाना उस पर चढ़ावा आता है, और सरकार ने विधानसभा में रिटन रिप्लाई में ये कहा है कि सरकार इस पैसे का इस समाज सेकुलर कामों में करती है, टॉयलेट बनवाती है, सड़क बनवाती है। एक मंदिर वैष्णो देवी जाते हैं, बहुत लोग गए हुए, वैष्णो देवी के 1 साल का चढ़ावा 530 करोड़ रुपया है। देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु का 1300 करोड़ है। ये मैंने अभी आपको 3-4 मंदिरों का बताया है। अब मेरा सवाल है, अगर ये मेरी आस्था के मंदिर के केंद्र है तो पुजारी उसका कस्टोडियन होना चाहिए, और पुजारी तय करेगा कि ये किस काम आएंगे, लेकिन सरकार ले जाती है। सरकार का नियुक्त डीएम कहीं जफर भाई है, कहीं अनवर भाई है, उनके कब्जे में है वो, और जहां आपके लोग हैं उनकी सेटिंग इसलिए बोलते नहीं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है सरकार से, जब सब बराबर है तो चाहे चर्चों से लो, गुरुद्वारों से लो, मज़ारों से लो, और मेरे मंदिर का पैसा है तो फिर सबसे लो, सबसे नहीं लेते तो मेरा पैसा क्यों लेके जा रहे हो? और अगर जब तक नहीं इस पे लड़ाई लड़ रहे, जेठ साईं दीपक एक है जिन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, इंडिया दैट इज भारत, साउथ इंडिया के हैं, IIT खड़गपुर के टॉपर हैं, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया है, वो इसी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पे लड़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है देव सवेरे हम जीतेंगे, लेकिन उस लड़ाई से जीतने से पहले मेरा आपके लिए एक सजेशन है, आपका मन हो तो मानिए, मन हो तो न मानिए, मंदिर जाइए। वो जो पंडित जी हैं वो आपकी के किसी समाज के हो गए, ऐसे आसपास ही रहते होंगे, कोई बाहर से नहीं आएंगे। उन पंडित जी से 10
गणमान्य लोग शहर के इलाके के उन पंडित जी से जाके उनके घर जाएं और पूछें, उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, जो भी उनके घर का खर्चा 20-25 हज़ार रुपये अगर आपको लगता है तो उनका खर्चा होता है, उस एक रकम को आप तमाम सारे लोग जो है वो तय कर लें कि आपको पंडित जी 25,000 रुपये आपको आपके घर पे मिलेंगे। आपका एक ही काम है कि जो भी सनातनी उस मंदिर में जाए वो 10 रुपये भी चढ़ाए तो उसे कहना यहाँ पैसे नहीं चढ़ाने, उससे कहना 2 बूंदी के लड्डू चढ़ा दो, सरकार आएगी मैं लड्डू दे दूंगा उसको। ये भी अगर आप 1 साल कर लेंगे तो आपकी करोड़ों की बचत होगी। कुल मिलाकर के देश के सारे मंदिरों का पैसा जो चढ़ाने का अप्रोक्सीमेट बजट है वो 10 लाख करोड़ है। अब आप सुनिए कि 10 लाख करोड़ रुपया आपकी रिलीजियस, आपकी सोशल लीडरशिप के पास होगा तो किसी घर में कोई बच्चा पढ़ाई के लिए भीख मांगेगा? कोई बच्चा सरकार की स्कॉलरशिप के इंतजार में बैठेगा? आप अपनी ताकत को पहचान ही नहीं रहे। इससे ये मुद्दा अगले चुनाव के अंदर रखिएगा, आप क्या होने वाला है तो भाई ये आप तय करें कि आसाम के अंदर जितने मंदिर हैं, इन मंदिरों का पैसा, सनातनी हिंदुओं का पैसा सरकार नहीं लेगी। न सरकार का कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ऊपर कोई अधिकार है कि वो यहाँ पे केयर टेकर करती है। हम अपने समाज में से ईमानदार आदमी को चुनेंगे और ये सारा पैसा उस ट्रस्ट में जाएगा। ये मुद्दा बनाइए। इससे बहुत छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। लेकिन एक कहानी मुझे आपको सुनानी है, और ये इसलिए सुनानी है ताकि आप समझें कि आजकल आप डीप स्टेट का नाम बहुत सुन रहे हैं। रोज डीप स्टेट बहुत सुना आपने। ये मैं युवाओं से भी कह रहा हूँ कि ये एक शब्द है डीप स्टेट, ये डीप स्टेट चला रही है, डीप स्टेट ये करती है। ये डीप स्टेट कोई आज पैदा नहीं हुई, आज पैदा नहीं हुई। हम शायद इस क्रम को नहीं जानते थे, और क्योंकि हम बहुत ही हाई वैल्यूज के लोग थे तो ये कभी सोचते नहीं थे कि इस देश में ऐसे भी लोग होंगे, दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जो किन्हीं कारण से किसी को समाप्त कर देते हैं। लेकिन मैं एक क्रोनोलॉजी आपके सामने रखता हूँ, आप उसको वेरीफाई कीजिएगा, और जानबूझ के लिख के रखा हुआ है मैंने, ताकि उसको बताने में कोई ऊंच नीच न हो जाए, क्योंकि एक बार बात रिकॉर्ड पर चली जाती है तो कुछ लोग फिर उसको मिसयूज करते हैं। 1996 में कोई घटना घटी थी, किसी को याद है? 1996 में देश के प्रधानमंत्री जो 65 के युद्ध में मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान को लाहौर में घुस के मारने का आदेश रात के 1 बजे दिया, और दोनों देशों के बीच में कुछ समझौता हुआ, और लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद एक समझौते के लिए गए, और लाल बहादुर शास्त्री के जो प्रेस सेक्रेटरी थे वो देश के एक महान बड़े पत्रकार थे। उनकी आइडियोलॉजी से लोग डिफर करते हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू। वो भी पाकिस्तान से भाग के यहाँ आए थे, बहुत बड़े विद्वान थे, कई किताबें भी लिखी उन्होंने, और अब वो नहीं है। उनका नाम था कुलदीप नैयर। लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पे साइन करने के बाद ताशकंद में अपने कमरे में मरे पाए गए। आज तक दुनिया की कोई इंक्वायरी साबित नहीं कर पाई कि वो मरे कैसे, क्योंकि इंक्वायरी हुई नहीं। और उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी पत्नी का बाद में देहांत हुआ है, और 66 तक बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि लोगों को पता नहीं था। उनके बेटे दोनों मौजूद थे। उनकी पत्नी का बयान किसी हॉस्पिटल में है कि जब उन्होंने अपने पति की डेड बॉडी देखी तो पूरी नीली थी। अब ये कहानी किससे बन गई, फिल्में बन गई, हम भूल गए और हम फिर आगे बढ़ गए। 1968 की घटना पता है किसी को? 25 फरवरी 1968 में राजीव गांधी की शादी हुई थी। आप कहेंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात थोड़ी नहीं जो मन से बताने की, लेकिन मुझे अपने रेफरेंस को बताना है, इसलिए मुझे ये आपको बताना पड़ता है। 25 फरवरी 1968 को राजीव गांधी की शादी हुई। 19 जून 1970 को
दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार जो आलू से सोना बना रहे हैं उनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1972 को। ये जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके 2-3 गुण हैं। हमारे यहाँ जब बच्चों के गुण बताए जाते हैं तो बताया जाता है कि ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, लेकिन उनके गुण जो 1972 में पैदा हुई थी वो ये बताया जाता है कि उनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, उनके बाल इंदिरा गांधी से मिलते हैं। मेरा सवाल है कि फिरोज गांधी से मिलता है कि नहीं मिलता? ये सारा कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। वो पैदा हुई थी जो आजकल चली गई हैं लोकसभा में, प्रियंका गांधी पैदा हुई 28 सितंबर 1974। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। 12 जनवरी 1972 को प्रियंका का जन्म होता है। 23 सितंबर 1974 को एक लड़का, आप उसको आज की भाषा में उद्दंड कह सकते हैं, आई डोंट नो, कह सकते हैं, लेकिन